चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। हम पहली न्यूज़ हमारी है ईडी से रिलेटेड, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड। तो ईडी ने माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी इनकी संपत्ति को जब जब्त किया तो उससे टोटल हुआ 8,441 करोड़ रुपया। इसको उन्होंने बैंक को ट्रांसफ़र कर दिया है। ऐसी न्यूज़ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। अब हम जान लेते हैं ईडी के बारे में, जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कहा जाता है। ठीक है, ये एक ऐसी एजेंसी है, ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। और इसके अंडर में क्या क्या चीज़ आती है? इकोनॉमिक से रिलेटेड यदि कोई लॉ है उनको लागू करवाना। दूसरी बात, इकोनॉमिक से रिलेटेड यदि कोई क्राइम होता है तो उनसे फाइट करना ईडी का काम है। इसके फॉर्मेशन की यदि हम बात करें तो इसका फॉर्मेशन किया गया था विद द पर्पस ऑफ हैंडलिंग एक्सचेंज कंट्रोल लॉ। ठीक है, एक्सचेंज कंट्रोल लॉ बनाया गया था पहले। उसका यदि कोई वायलेशन करता है तो उसको हैंडल ईडी करता था। और ये काम किसके अंडर में होता था? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के अंडर में। अब इनिशियली एस्टेब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन 1956 एज एन इन्फोर्समेंट यूनिट। आगे 1956 में क्या होता है, इसको एज ए इन्फोर्समेंट यूनिट के रूप में इस्टेब्लिश किया जाता है। और किसके अंडर में? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इन 1956। इसके बाद क्या हो जाता है, इसको शिफ्ट कर दिया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू फॉर एडमिनिस्ट्रेशन इन 1960। अब आगे चलकर इसका नेम चेंज कर दिया जाता है। इट वाज रीनेम्ड एज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी इन 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया था। ठीक है, अभी यदि ईडी के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो किसके द्वारा किया जाता है इसका एडमिनिस्ट्रेशन? तो बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। और ये किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली में है। ठीक है, और इसके अलावा इसके कई सारे रीजनल ऑफिसेस हैं ऑल ओवर कंट्री में। इसका हेड होता है डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट, जो कि एक IRS ऑफिसर होता है, मतलब इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। अब इसके मेन कामों को हम देख लेते हैं। फेमा के जितने भी प्रावधान हैं, यदि इनका कोई उल्लंघन करता है तो उनकी जांच ईडी के द्वारा की जाती है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति निर्यात मूल्य को अधिक आंकता है और आयात मूल्य को कम आंकता है तो इस प्रकार से भी जांच वो करता है। हवाला से रिलेटेड लेन देन, विदेशों में संपत्ति खरीद की जांच करता है। भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा का कब्जा करना, विदेशी मुद्रा का अवैध व्यापार यदि हो रहा है तो उसको देख रेख इसी के अंडर में आती है। विदेशी विनिमय नियमों का उल्लंघन और फेमा के तहत अन्य प्रकार के उल्लंघन, ये सारी जांचें ईडी करता है। ठीक है, इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि ईडी के पास में फेमा के यदि कोई उल्लंघन करता है तो उनकी संपत्ति को कुर्क करने की पावर है। ठीक है, धन शोधन अधिनियम धारा 2 उपधारा 1D के अध्याय 4 के 3 के तहत संपत्ति की कुर्की का मतलब बताया गया है संपत्ति को जब्त करना, संपत्ति का हस्तांतरण करना, रूपांतरण और बेचने पर रोक। तो न्यूज़ में यदि हम देखें ना तो ठीक है, 18,170 रुपया का एसेट, इतना करोड़ सीज किया गया है मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में अगेंस्ट बिजनेसमैन विजय माल्या, नीरव मोदी एंड मेहुल चोकसी। ठीक है, तो विजय माल्या केस में यहाँ पर बताया गया है कि बैंक बैलेंस कितना था? बैंक बैलेंस ऑफ 34 करोड़। 2 फ्लैट इन बेंगलुरु एंड मुंबई, 4.5 करोड़ इंडस्ट्रियल प्लॉट इन चेन्नई, 28.75 एकड़ कॉफ़ी प्लांटेशन इन कुर्ग, प्रॉपर्टीज इन यूबी सिटी एंड किंगफिशर टावर इन बेंगलुरु, प्रॉपर्टी वर्थ 1.6 मिलियन यूरो इन पेरिस। इसके बाद नीरव मोदी और मेहुल चोकसी केस के बारे में
उनकी संपत्ति के बारे में बताया गया है। 6 रेसिडेंशियल फ्लैट, 10 ऑफिस प्रीमिसेस इन मुंबई, सोलर पावर प्लांट एंड 135 एकड़ ऑफ लैंड इन अहमदनगर करजात, ठीक है। 1 वाइंड मिल इन जैसलमेर, रेसिडेंशियल फ्लैट इन यूनाइटेड अरब एमिरात, आर्टवर्क्स ऑफ अमृता शेरगिल, एमएफ हुसैन लग्जरी कार, वॉचेस एंड हैंडबैग। इसके अलावा फैक्ट्री जिसकी संपत्ति है 13.14 करोड़ इन थाईलैंड, 1 प्रॉपर्टी इन लंदन एंड 2 इन न्यूयॉर्क, वैल्यूएबल वर्थ अबाउट 255 करोड़ इन हांगकांग। इतनी सारी संपत्ति है इन लोगों के पास में। इसके बाद यहाँ पर एक न्यूज़ आई थी वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम से रिलेटेड। बीजेपी का कहना था दिल्ली में आप वन नेशन वन राशन कार्ड वाली स्कीम को लागू करो। तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के बारे में यदि हम जानें तो ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा था। कब? जब इंडिया में वर्ल्ड वाइड पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। वर्ल्ड वाइड नहीं, मतलब पूरे ऑल इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। तो उस दौरान राशन की दुकान में जो वहीं के लोकल के लोग हैं जिनके पास वहीं का राशन कार्ड है, केवल उन्हीं को राशन मिल रहा था। अब अदर स्टेट से जो माइग्रेंट वर्कर जैसे कि दिल्ली गए हैं रहने के लिए, वहाँ कमाने के लिए, तो उनको राशन नहीं मिल पा रहा था। तो इसी के चलते चलते ये मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म हुआ था। इसके बाद सरकार की आंखें खुली, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने रोल आउट किया था एक पायलट प्रोजेक्ट स्कीम जिसका टाइटल था वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, ठीक है। इसको 4 स्टेट में पायलट के तौर पर 2019 में रोल आउट किया गया था। तो इस स्कीम से क्या हो जाता है, जैसे कि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश का है, वो कमाने के लिए जाता है नागपुर, मतलब महाराष्ट्र, उसके पास जो राशन कार्ड है, अब उसका इस्तेमाल वो कर सकता है नागपुर की राशन की दुकान से राशन लेने के लिए। अब इसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। पहले ऐसा था कि जो व्यक्ति नागपुर का है, महाराष्ट्र का है, उसको वहीं का राशन कार्ड होना ज़रूरी था। लेकिन अब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब आप कहीं पर भी जा कर के राशन ले सकते हो। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो असम की 2 चाइल्ड पॉलिसी से रिलेटेड है। अभी कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था कि असम अपने यहाँ पर 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी अपनाने वाला है, ठीक है। तो 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी रहेगी। जो भी व्यक्ति ऐसा करेगा उसको कुछ कुछ बेनिफिट सरकार देगी, ठीक है। चाहे वो पंचायत में चुनाव लड़ना हो, चाहे वो एजुकेशन हो, या फिर और भी सरकार की अदर स्कीम हो। लेकिन देखो, कुछ जैसे कि NGOs रहते हैं और सिविल सोसाइटी में काम करने वाले जो लोग रहते हैं, उनका कहना है कि असम की जो 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी है ये डेवलपमेंट को स्टॉल करेगी, मतलब इसको रोक देगी। अब आगे इनका कहना है कि देखो, ऑल इंडिया का फर्टिलिटी का जो रेट है, ठीक है, इंडिया का जितना भी फर्टिलिटी रेट है उससे तो असम का नीचे ही है। तो फिर ये पॉलिसी लाने की क्या ज़रूरत थी? जब ऑलरेडी हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो फिर इस स्कीम को लाने का क्या मतलब है? ऐसा सिविल सोसाइटी में काम करने वाले लोगों का कहना है। आगे इनका ये कहना है कि इससे गरीबों को नुकसान ही होने वाला है, ठीक है। अब देखो, इन्होंने NFHS 5 या फिर 2019-20 के लिए जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे किया गया था उससे तो क्लियर हो गया था कि यहाँ का फर्टिलिटी रेट नहीं है। और दूसरी बात ये है, यहाँ की महिलाएं और पुरुष बिना किसी ऐसी पॉलिसी को लाए ही ये मानते हैं कि हमें ज़्यादा बच्चे नहीं करना चाहिए। आगे हम देख लेते हैं कि ARC आखिर है क्या, ठीक है। तो ARC एक कोएलिशन है ऑफ 115 ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ARC में 115 ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। इनका काम क्या क्या है?
expanding contraceptive choices, improving quality of care and ensuring availability, ठीक है, accessibility and affordability of reproductive health and family planning service। तो ये सारे इनके काम यहाँ पर बताए गए हैं। जब कुछ दिन पहले हमने न्यूज़ देखा था तो हमने उसमें ये भी डिस्कस किया था कि कुछ कुछ एरिया को इसको छूट दिया गया है, जैसे कि SC ST वाले जो लोग हैं उनको इस पॉलिसी से छूट मिलेगी। दूसरी बात, असम के जो चाय बागान है वहाँ जो काम करने वाले वर्कर हैं उनको भी इस पॉलिसी से छूट मिलेगी, ठीक है। बाकी जो लोग हैं यदि वो 2 चाइल्ड वाली पॉलिसी को नहीं अपनाते हैं तो इससे क्या होगा, इससे उनको स्टेट गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम चलाई है वो उनका लाभ नहीं ले पाएंगे। अभी ये जो नया नियम है ये और ऐड हो जाता है, कुछ कुछ अमेंडमेंट तो 2018 में असम ने कर ही दिया था। असम पंचायत एक्ट 1994, ठीक है, जिसमें रिक्वायर होती है 2 बच्चे, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा टॉयलेट, तब जाके वो रूरल पोल्स को लड़ सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ कुछ डेटा हमको देखने को मिलेगा, जैसे कि TFR की यदि हम बात करें, टोटल फर्टिलिटी रेट इन असम, वो है 1.9 है, ठीक है, और जबकि नेशनल का जो एवरेज है वो 2.2 का है। ये डाटा बताता है NFHS 5 का सर्वे हुआ था, इसमें ये बातें पता चली कि 77% ऑफ द करेंटली मैरिड वुमेन एंड 63% ऑफ मैन जिनकी एज 15 से 49 के बीच में है, असम के ऐसे स्त्री और पुरुष वो और अधिक चिल्ड्रन नहीं चाहते हैं। उन्होंने ऑलरेडी से, ठीक है, स्टरलाइज्ड करवा लिया है, जिसको हम नसबंदी कहते हैं वो, ठीक है, या तो फिर स्त्री ने करवा लिया है या तो फिर पुरुष ने करवा लिया है, ऐसा ARC का कहना है। आगे यदि हम और देखें तो मोर देन 82% ऑफ वुमेन और 79% ऑफ मैन ये मानते हैं कि हमारी फैमिली का जो साइज है ना वो 2 बच्चों वाला होना चाहिए या फिर 2 बच्चों से कम वाली हमारी फैमिली होना चाहिए। और 11% करेंटली जो मैरिड वुमेन है ना असम में, उनके पास इनकम्प्लीट नीड है फॉर फैमिली प्लानिंग की। इसके अलावा पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स की बात यहाँ पर की जाती है। तो देखो, अब पॉपुलेशन को स्टेबल करना है, ठीक है, इनेबलिंग फैमिलीज स्पेशली वुमेन टू एक्सरसाइज चॉइस अबाउट हैविंग चिल्ड्रन। लेकिन ये बात तो अच्छी है कि असम में हम ये चीज़ चाहते हैं। अगर आप असम के साइड में वाले स्टेट में देख लोगे ना तो फिर आपको ये समझ में आएगा कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो शायद सही ना हो। इसके अलावा, ठीक है, यदि आप 2 चाइल्ड की पॉलिसी अपनाते हो ना तो जो अदर जो स्टेट में हम एग्जांपल देखें वो क्या है, अनसेफ एबॉर्शन की घटनाएं ज़्यादा सामने आती हैं। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं चाइना से। तो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है, कुछ कुछ पार्टिकुलर ऐसे एरियाज़ हमको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेंगोंग जो झील है वो सिक्किम के किनारे वाला एरिया हो गया, ठीक है, और भी जो जो जगह है मेन वहाँ पर चाइना कुछ कुछ लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, ठीक है, और उनकी डिप्लॉयमेंट करेगा वो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर और सर्विलांस में। चाइना राइजिंग न्यू यूनिट्स नियर बॉर्डर्स, ऐसी ये न्यूज़ आई है। तो अब जो है चाइना ना न्यू जो मिलिट्री है उसको अपने इसमें कंप्राइज करने वाला है, शामिल करने वाला है, जो कि लोकल तिब्बतियन यूथ हैं, ताकि इनको वो हाई एल्टीट्यूड वारफेयर ईस्टर्न लद्दाख में उनको पोस्टिंग कर सके। और
जो साइट है ना, साइट ऑफ द रिसेंट बॉर्डर टेंशन along the line of LOC as well as near its border with सिक्किम भूटान, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है। तो तिब्बत के जो यूथ हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि हाई एल्टीट्यूड वारफेयर यदि होता है नियर ईस्टर्न लद्दाख, ठीक है, इसके अलावा LAC और सिक्किम की बॉर्डर हो, चाहे वो भूटान की बॉर्डर हो, यहाँ पर उनकी पोस्टिंग की जाएगी, ऐसा चाइना का कहना है। तो जो न्यू यूनिट है उसका नाम रखा गया है मीमांग चेतौल, ठीक है। ये जो है अभी वर्तमान में इनकी ट्रेनिंग चल रही है और इनका डिप्लॉयमेंट किया जाएगा मोस्टली इन अपर हिमालयन रेंजेस, बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न सेक्टर ऑफ द इंडिया चाइना बॉर्डर। इसके अलावा देखो, मीमांग चेतन जो यूनिट है उसका जो 2 बैच है वो कंप्लीट हो चुका है उसकी ट्रेनिंग, एंड उनकी जो डिप्लॉयमेंट है ना वो वेरियस लोकेशन में इन चुम्बी वैली, यादोंग, ठीक है, जो कि बॉर्डर शेयर करता है सिक्किम एवं भूटान के साथ में, चीमा, रिनचेंगांग, पीबी थांग एंड फारी, यहाँ वहाँ पर उन्होंने डिप्लॉयमेंट कर दिया है। अब एक सेकंड बैच की ट्रेनिंग जो है अंडर गोइंग में है, कहाँ पर, फारी विच इज़ नियर सिक्किम। और इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जो ये इंडिकेट करती है कि अभी जो नई नई यूनिट है जिनको ट्रेनिंग दी जा रही है, जिन लोगों को, उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा रुतोंग तिब्बत में। और ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पेंगोंग लेक के पास में ही, ईस्टर्न लद्दाख वाले हिस्से में। इसके अलावा रिसेंट रिपोर्ट से हमें ये बात भी पता चलती है कि चाइना की स्टेट मीडिया ने सजेस्ट किया है कि देखो जो मिलिट्री वाली जो यूनिट है ना, इसका यूज़ किया जा सकता है ट्रांसपोर्ट सप्लाईज़ के लिए। कहाँ, PLA ट्रूप जो कि स्थित हैं रुतोंग में। इसके अलावा इनको हाई एल्टीट्यूड, ऊंचाई वाले स्थान में भी इनकी डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है ताकि सर्विलांस का काम हो सके। इसके साथ साथ में भी PLA की जो ट्रूप्स हैं, PLA के जो सैनिक हैं, उनको किसी प्रकार की सप्लाई की ज़रूरत है तो उनको भी देने का काम ये यूथ करेंगे, ठीक है। और ये जो यूनिट हैं इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है PLA के द्वारा, ठीक है। और जो पर्सनल हैं अभी उनको यूनिफॉर्म या फिर रैंक जो है मिलने वाली है।